अस्सलाम वालेकुम। द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अलावा इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या है। फंजाई के अगर देखे जाएं तो इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं और इसके नुकसानात भी बहुत से हैं। पहले देखते हैं कि इन्वायरमेंट के लिहाज से इसका क्या रोल है। तो फंजाई की इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है। ये एज अ डिकम्पोजर्स भी यूज़ होते हैं जिसमें ये डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह को डिकम्पोज करते हैं और फिर उनके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कुछ खुद अब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ जो हैं वो सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, कुछ इन्वायरमेंट में ऐड कर देते हैं। इस तरह से जो डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो फॉर एग्जांपल अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म पे आए तो वहाँ पे फिर बीमारियां फैल सकती हैं उससे। तो फंजाई उनकी डिकम्पोजिशन कर देता है, उससे डेड बॉडीज ख़त्म हो जाती हैं और उनके अंदर जो यूज़फुल मटेरियल होता है वो रिसाइकल हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स भी हैं और सिम्बायोट्स भी हैं। सिम्बायोट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन ऐसा होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। अगर फंजाई किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है तो उसमें फंजाई को भी फ़ायदा होगा और जिसके साथ वो बनाएगा उसको भी फ़ायदा होगा। फंजाई जो हैं वो सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ साथ रिसाइकलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट्स को जो ब्रेक डाउन करके उनको यूजफुल फॉर्म में लेके आना जो है वो फंजाई का काम है। अगर फंजाई जो है वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग ना करे तो फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म होंगे, एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, सारे के सारे यूजफुल मटेरियल्स उनकी डेड बॉडीज के अंदर ही लॉकअप रहेंगे और उनके साथ ही एक टाइम आएगा कि ख़त्म हो जाएंगे और उनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी। तो फिर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमें लाइफ में चाहिए होते हैं, जो इन्वायरमेंट को चाहिए होते हैं, वो डेड ऑर्गेनिज्म के साथ ही ख़त्म हो जाए और अल्टीमेटली लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए। माइक्रोराइजल फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को बेटर करते हैं। ऑलमोस्ट 95% वस्कुलर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो ये एसोसिएशन बनाते हैं और जिनके साथ जो प्लांट्स जो हैं ये एसोसिएशन शो करते हैं फंगस के साथ, उनकी ग्रोथ में और जिन प्लांट्स के अंदर ये एसोसिएशन नहीं होता उनकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इसके अलावा लाइकन जो होते हैं, लाइकन जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि फंगस और फोटोसिंथेटिक पार्टनर जो है वो कंबाइन होते हैं, तो उनके कंबाइन होने से जो एसोसिएशन बनता है उसको लाइकन कहते हैं। अब फंजाई के साथ फोटोसिंथेटिक पार्टनर एल्गी भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है। इनमें से कोई एक चीज़ होती है फंगस के साथ, तो वो एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसको लाइकन कहते हैं। तो लाइकन जो है वो जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर ग्रो करेंगे और ग्रो करके उनके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं। इससे वेदरिंग भी होती है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है और इसके अलावा जो बाकी के भी ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं वो वहाँ से बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। लाइकन्स के अगर और देखा जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है बायो इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि जहाँ पे लाइकन्स होंगे वहाँ पे पता चलेगा कि पोल्यूशन जो है वो कम है, पोल्यूशन का लेवल जो है वो लो है। जहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं होंगे इसका मतलब है कि वहाँ पे पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एज अ बायो इंडिकेटर भी काम करते हैं। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि बायो रेमीडिएशन के लिए यूज़ होते हैं। इसका मतलब होता है कि फंगस को यूज़ करके, फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको यूज़ करके किसी और ऑर्गेनिज्म को ख़त्म किया जाए जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। देखिए, अगर जैसे प्लांट के ऊपर अगर कोई बीमारी आती है, कोई चीज़ अटैक करती है, तो आप उसके ऊपर अगर केमिकल का स्प्रे करें तो उससे क्या होगा कि वो डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी या वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जो केमिकल आप यूज़ करेंगे उसका भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो इन्वायरमेंट पे आएगा। लेकिन अगर आप लिविंग चीज़ को यूज़ करके किसी दूसरी लिविंग चीज़ को ख़त्म करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी गलत इफेक्ट जो है वो नहीं आता। तो ये बायो रेमीडिएशन होती है कि जैसे कि फंगस है वो किसी चीज़ पे अगर लग जाए और उसको ख़त्म कर दे, अब जिसके ऊपर फंगस जो है वो उस चीज़ को ख़त्म कर देगी तो फंगस का इन्वायरमेंट पे कोई बुरा असर नहीं होगा, क्योंकि फंगस तो वैसे भी नॉर्मली ग्रो करती ही करती है। तो फंगस जो है वो बायो रेमीडिएशन के लिए यूज़ होती है। तो बायो रेमीडिएशन की डेफिनेशन आप ऐसे करेंगे: डिग्रेडिंग, रिमूविंग इन्वायरमेंटल पॉइजन पोल्यूटेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। ये बायो रेमीडिएशन की डेफिनेशन है। तो ये आप करेंगे, ये इसका इकोलॉजिकल रोल था। अब हम देखते हैं कि कमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है वो फंगस की क्या है। फंगस के इकोनॉमिक लेवल पे देखें तो बहुत से गेन्स भी हैं और बहुत से लॉसेस भी हैं। इकोनॉमिक्स गेन्स देखते हैं कि फंगस के क्या क्या हैं।
बहुत से फंजाई जो हैं वो एडिबल होते हैं, मीन्स एज अ फूड यूज़ हो सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे ही फूड की शॉर्टेज हो रही है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एज अ फूड यूज़ हो वो एनवायरनमेंट के लिए, अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो फंगस उन्हीं चीज़ों में से एक है, क्योंकि बहुत से फंगस जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज ऑफ मशरूम्स, फॉर एग्जांपल अगैरिकस स्पीशीज, इसके अलावा मोरल्स की स्पीशीज, मोरल्स में आ जाती है मोशीला एस्क्यूलेंटा। इसके अलावा ट्रफल्स के अंदर आ जाती हैं अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ सम स्पीशीज ऑफ एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स के कुछ स्पीशीज जैसे कि ट्यूबर स्पीशीज हैं। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं ये एडिबल फंजाई की हैं। लेकिन जितना इनका फ़ायदा होता है उतना ही इनका नुकसान भी होता है, क्योंकि फंगस अगर एज अ फूड यूज़ होती है तो कुछ फंगस ऐसी भी होती हैं जो कि पॉइजनस होती हैं और अल्टीमेट डेथ कॉज कर सकती हैं पर्सन की। तो पॉइजनस मशरूम का ध्यान रखना चाहिए, खाने से पहले कंफर्म कर लेना चाहिए कि ये मशरूम जो है वो एडिबल है या फिर पॉइजनस है। और जो पॉइजनस मशरूम होती हैं उनको टूडस्टूल्स कहा जाता है। इसके अंदर एग्जांपल आती है डेथ कैप या डेथ एंजल की। इसके अंदर एमनेशिया आता है और जैको लेटन मशरूम इसकी एग्जाम्पल है। तो ये ऐसी मशरूम्स हैं जिनका अगर इवन थोड़ा सा पोर्शन भी अगर कोई ऑर्गेनिज्म खा लेता है तो ये उसकी डेथ कॉज कर सकती हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है एडिबल फंजाई की। जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये वाली इसकी एक कॉमन मॉरल्स हैं, जिसकी जो कि मोरशीला एस्क्यूलेंटा है। और ये जो सेकंड वाली हैं ये ट्रफल्स हैं, ट्यूबर स्पीशीज हैं जो कि अंडरग्राउंड फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं। और इनको लोग जो हैं, जो ट्रेन डॉग्स और पिग्स होते हैं, उनकी हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। वो सूंघ के बताते हैं कि ये अंडरग्राउंड पार्ट कहाँ पर, कौन से सॉइल के किस पार्ट में प्रेजेंट होगी। तो वहां पर फिर खुदाई करके इनको निकाला जाता है और फिर इनको सेल किया जाता है और ये एज अ फूड जो है वो यूज होती हैं। यहाँ पर जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की गई है पॉइजनस मशरूम्स की, जिसमें ए वाली जो डायग्राम है ये जैको लेटर्न है, जिसको ओम्फेलेटस ओलिरियस कहा जाता है। और जब डार्क होता है, जब रोशनी नहीं होती, तो डार्क में इसके गिल्स जो हैं वो ग्लो करते हैं, मीन्स अंधेरे में इसके गिल्स जो हैं वो ग्लो शो करते हैं। तो इसको आप इसकी ग्लोनेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसकी शेप भी दिखाई गई है। और जो सेकंड पे दिखाई गई है ये भी एक पॉइजनस मशरूम है और इसका नाम है एमनेशिया। नेक्स्ट बताया गया है कि रेनडियर मॉस, ये लाइकन है, ये एक मॉस नहीं है, ये भी एज अ फूड यूज होता है रेनडियर्स के लिए और कुछ और एनिमल्स के लिए जो कि आर्कटिक, सब आर्कटिक और बोरियल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फंजाई की कुछ ऐसी भी स्पीशीज हैं जो कि फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज होती हैं और फर्मेंटिंग में हेल्प आउट करती हैं। मतलब ऐसी फंजाई जिनके अंदर फर्मेंटेशन की कैपेबिलिटी होती है उनको फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट यीस्ट है जिसको सैक्रोमाइसिस सर्विसिया कहा जाता है। ये ब्रेड और अल्कोहलिक लिक्विड्स प्रोड्यूस करने में यूज होती हैं। लिक्वोर का मतलब होता है अल्कोहलिक लिक्विड्स। तो ब्रेड भी इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ही इकोनॉमिकल है। और इसके अलावा अल्कोहलिक लिक्विड जो होते हैं वो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अब्रॉड में जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो अल्कोहलिक लिक्विड से इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो सर्टेन स्पीशीज़ हैं फंजाई की वो इन दोनों कामों के लिए यूज़ होती हैं। इसके बाद पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि चीज़ को डिफरेंट तरह के फ्लेवर, कलर, टेस्ट, अरोमा देने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज जो हैं वो सोया सॉस की फर्मेंटेशन करने में और इसके अलावा जो है वो सोया पेस्ट बनाने में सोयाबीन से सोया पेस्ट बनाने में भी हेल्प आउट करती हैं। तो सोया सॉसेस भी जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है होटल्स वगैरह में। और इसके अलावा डिफरेंट फूड वगैरह बनाने में सोया सॉसेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो सोया सॉसेस बनाने में भी एस्परजिलस की डिफरेंट स्पीशीज हेल्प आउट करती हैं। इसके अलावा सिट्रिक एसिड भी एस्परजिलस की कुछ स्पीशीज से ऑब्टेन किया जा सकता है।
इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जिनकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती हैं। वो एंटीबायोटिक एज अ एंटीबायोटिक सोर्स यूज़ होती हैं, एज अ डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होती हैं, डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी पेनिसिलिन जो थी वो डिस्कवर की थी ए फ्लेमिंग ने 1928 से पेनिसिलियम नोटाटम से। तो ये एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी हिस्ट्री के अंदर भी और अब भी, और ये फंगस से ऑब्टेन की गई थी। इसके अलावा और भी डिफरेंट मेडिसिन जैसे कि लोवेस्टेटिन जो है वो यूज़ की जाती है। जो ब्लड प्रेशर होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसको लो डाउन करने के लिए यूज़ होती हैं। साइक्लोस्पोरिन जो कि सॉइल फंगस से ऑब्टेन किया जाता है, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिन पेशेंट्स में किया जाता है उनके लिए यूज़ होती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमेशा जब भी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना होता है, ऑपरेशन होना होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स ऐसा ऑर्गन लेते हैं जो कि पेशेंट के साथ मैच करे। तो जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो पेशेंट के साथ, और जिसके ऑर्गन के जो सारी केमिस्ट्री है वो पेशेंट के साथ मैच करेगी, डॉक्टर उसी का ऑर्गन जो है वो लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सारी चीज़ें मैच कर जाती हैं और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन स्टिल उसके बाद एट टाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट की बॉडी जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम शो करती है और ऑर्गन को जो है वो रिजेक्ट कर देती है, और उसके बाद पर्सन को या तो कोई डिजीज़ हो जाती है, या फिर ऑर्गन दोबारा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या फिर अल्टीमेट जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये जो रिजेक्शन बॉडी शो करती है उसको रोकने के लिए साइक्लोस्पोरिन के जो है वो दी जाती है पेशेंट्स को। इसके अलावा अक्सर लोगों को माइग्रेन का इशू होता है, ये हेडेक होता है, आधे सर का अक्सर लोगों को पेन होता है। तो हेडेक को रिलीज करने के लिए, माइग्रेन को रिलीज करने के लिए मेडिसिन होती है एर्गोटिन। इसके अलावा ग्राइजोफुल्विन मेडिसिन होती है, ये फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए होती है। जैसे अक्सर लोगों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए ग्राइजोफुल्विन जो है वो मेडिसिन दी जाती है। तो फंगल ग्रोथ को रोकने के लिए जो मेडिसिन होती है वो भी फंगस से ऑब्टेन की जाती है। तो इस तरह से मेडिकली इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा लाइकन से कुछ नेचुरल डाइज भी बनते हैं। अब ये जो नेचुरल डाइज होते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि डाइज वगैरह जो हैं वो बहुत ही कुछ डाइज ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं या जिनको सर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नेचुरल डाइज जो हैं वो लाइकन से ऑब्टेन किए जा सकते हैं और फिर उनको इंडस्ट्रियल लेवल पे उनसे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। इसके अलावा यीस्ट जो है उसको जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसकी जनरेशन जो है और इसका जो जेनेटिक पूल जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और इसकी बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है साइंटिस्ट को, इस वजह से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना जो होते हैं वो सेफ होते हैं। यीस्ट जो थी वो पहला यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसको साइंटिस्ट ने या जेनेटिक इंजीनियर्स ने एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया था। इसके अलावा 1983 के अंदर एक फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो था वो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया के अंदर से ऑब्टेन किया गया था। अब ये जो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया था इसको जेनेटिक पर्पसेस के लिए यूज किया गया। तो जेनेटिक्स जो है, क्योंकि हमारे अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक्स के थ्रू ही पता लगती है। जो रिप्रोडक्शन है, सारी चीज़ें हैं वो जेनेटिक्स ही कंट्रोल करता है। हमारे डीएनए की स्टडी, हेरिडिटी की स्टडी सब जेनेटिक्स के अंडर आती है। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया के ज़रिए से एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया गया जिसको फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया गया, और यही सेम यीस्ट जो थी वो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था जिसकी जीनोमिक सीक्वेंस जो था वो कम्प्लीटली स्टडी किया गया 1996 के अंदर। फिर इसका जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी होने के बाद फिर बाकी ऑर्गेनिज्म की स्टडी की गई। यीस्ट जो है उसको हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, जो इम्पोर्टेंट बॉडी के फंक्शन होते हैं वो हार्मोन्स के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। अगर किसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाए तो उसकी बॉडी की अपीयरेंस चेंज होने लग जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है, अपीयरेंस चेंज हो जाती है, रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं।
तो यीस्ट जो है इन कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स को कंट्रोल करने में और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है। इसके अलावा पिंक ब्रेड मोल्ड है जिसको न्यूरोस्पोरा कहा जाता है, इसको भी जेनेटिक रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फंजाई जो है वो इकोनॉमिकल लॉसेस भी बहुत से करती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसकी वजह से नुकसान क्या क्या होते हैं। फंजाई की वजह से प्लांट्स में बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होती हैं। उसके रीज़न ये है कि प्लांट की सेल वॉल जो है उसके अंदर मोस्टली जो है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है और लिग्निन और क्यूटिन के कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और फंजाई के और ये कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता, लेकिन फंजाई के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म के होते हैं कि वो बहुत ईजीली सेलुलोज, लिग्निन और क्यूटिन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। यही रीज़न है कि अक्सर आपको प्लांट्स के ऊपर फंगस जो है वो ग्रो की भी नजर आती है, क्योंकि ये हार्ड से हार्ड ट्री के ऊपर भी ग्रो कर सकती है उसकी वुड को ब्रेक डाउन करके। प्लांट जो होते हैं जितने के जितने हैं सब के ऊपर फंगल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा रस्ट मड डिजीजेज जो होती हैं वीट की, कॉर्न की, राइस की, उनकी वजह से जब बहुत सी ऐसी डिजीजेज हो जाती हैं तो फूड की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो भूखे मर सकते हैं। स्टारवेशन टू डेथ मतलब कि भूख से लोगों का मरना। डेथ ऑफ मैनी पीपल, स्टारवेशन टू डेथ ऑफ मैनी पीपल मतलब भूख से लोगों की डेथ हो जाना। तो अगर क्योंकि चावल और आटा ऐसी चीज़ है जो कि कहीं पर भी चले जाएं ये एज अ नॉर्मल फूड या एज अ डेली फूड जो है वो यूज़ होता ही होता है। तो अगर आटा और चावल ही नहीं होंगे तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो भूख से मरेंगे। तो वीट और राइस की जो कॉर्न की मेजर डिजीजेज होती हैं वो फंगस की वजह से ही होती हैं। यहाँ पे देखें दिखाया गया है इस तरह से, अगर ये कॉर्न का प्लांट है जिसको हम मकई भी अक्सर कहते हैं, मकई कहते हैं उर्दू में, तो उसके ऊपर अगर फंगस लग गई है तो ये इस तरह से उसको खा जाएगी उसके हिस्से को। अब इसको जो है वो यूज़ ही नहीं कर सकते। इस तरह से जब ये सारे प्लांट्स के ऊपर लग जाएगी तो फिर उसकी यील्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो अल्टीमेटली लोगों की डेथ ही होगी। यहाँ पे प्लांट पैथोजेनिक फंगस जो है वो दिखाई गई है। यहाँ पे इसके ऊपर अस्टिलागो मेआडिस जो है वो ग्रो किया हुआ दिखाया है और ये स्मट है, कॉर्न स्मट है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको उसने ब्लैक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्लांट्स के ऊपर फंगस की वजह से जो डिजीजेस होती हैं कुछ यहाँ बताई गई हैं, जैसे कि पाउडरी माइल्ड्यूज होती है ग्रेप्स, रोज और वीट के ऊपर, एरगेट ऑफ रे, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, पोटैटो विल्ट, कॉटन रूट रॉट, एप्पल स्कैब, ब्राउन रॉट ऑफ पीचीज, प्लम्स, एप्रीकोट, चेरीज। तो ये डिफरेंट डिजीजेज उन्होंने बताई हैं जो फंगस की वजह से प्लांट्स के ऊपर होती हैं। फंगस के प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी बहुत सी डिजीजेस कॉज करती है, जैसे कि रिंग वॉर्म्स, एथलीट फुट्स। ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो फंगस की वजह से एनिमल्स के अंदर होती हैं। ये इम्परफेक्ट फंजाई की वजह से भी होती हैं। इसके अलावा कैंडाइडा की कुछ स्पीशीज जैसे कि कैंडाइडा एल्बिकन जो है ये एक यीस्ट है जो कि माउथ और वजाइनल इश्यूज कॉज करती है। इसके अलावा एक डिजीज़ है जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस कहा जाता है। ये लंग्स का इन्फेक्शन है। ये तब होता है जब अगर किसी सॉइल के अंदर बर्ड्स का फीसिस हो, बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल हो और कोई ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल या ह्यूमन जो है वो उसको इनहेल कर लेते हैं। उस सॉइल, ऐसी सॉइल के अंदर जिसके अंदर बर्ड्स का फीसिस हो उसके आसपास जो है वो रुकते हैं ज़्यादा देर, तो वो स्पोर्स जो कि सॉइल के अंदर होते हैं वो चांसेस होता है कि वो सांस लेने के थ्रू ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएं और फिर उसके लंग के अंदर डिजीज कॉज कर दें, जिसको हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के साथ साथ फिर ब्लड के अंदर फैल जाए तो ब्लड के ज़रिए से ये पूरी बॉडी में फैल सकता है और बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है और फिर ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और अल्टीमेट पर ऑर्गेनिज्म की डेथ भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा और ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये डिजीज़ कॉज करता है जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं और ये सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉज होती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो डिजीज़ से और इन्फेक्शन से और बीमारियों से बचाता है। तो जिनका डिफेंसिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, जैसे कि अगर किसी में पहले से कोई बीमारी हो जैसे कि एड्स वगैरह, तो जब ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है तो उसमें फिर एस्परजिलोसिस के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं और फिर इससे अगर ये डिजीज़ हो जाए तो अल्टीमेट डेथ हो सकती है।
इसके अलावा कुछ स्ट्रेन्स एस्परजिलस की होती हैं जो कि कैंसर कॉजिंग माइको टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती हैं। ये टॉक्सिन फंजाई प्रोड्यूस करती है जिनको एफ्लाटॉक्सिन्स कहा जाता है। तो इससे किसी को कैंसर हो सकता है। अगर घरों में पीनट्स या कॉर्न वगैरह स्टोर किए हों और उनको प्रॉपरली स्टोर ना किया हो, उनके ऊपर कहीं पे मॉइस्चर रह जाए या फिर उनको इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया जाए, तो एस्परजिलस की स्पीशीज़ जो हैं वो स्टोर किए हुए ग्रेन्स को ख़राब कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने ये डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो करनी है तैयार।